पहले कि नमस्कार, ये है आकाशवाणी का कानपुर केंद्र और आप सुन रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर गाना लता मंगेशकर की आवाज में। दूसरा, रेडियो की अभी भी एक वो मोहब्बत जो है उसके दिल में कहीं ना कहीं है उसको लेकर, इसलिए लोग सुन रहे हैं कि कैसी भी हो परिस्थिति एक सी हो मनोस्थिति, सिचुएशंस बहुत डिफरेंट होंगी। आज की यूथ की जनरेशन बहुत ज्यादा अपने को रिग्रेट करती है, जरा सी नेगेटिविटी को लेकर वो गिव अप कर देती है, क्योंकि टाइम हमेशा बदलता है, टाइम एक सा नहीं रहता है। वो कहते हैं ना कि पानी अगर रुका है ना तो वो सड़ने लगता है, तो आप रुको नहीं, स्टेबल मत रहो, बहते रहो। जितना आप अपने पे काम करोगे, अपनी स्किल पे काम करोगे, आप ग्रो करते जाओगे। इस इंडस्ट्री में डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। हाँ। तो अब जैसे मेरा टेक्चर, अब जैसे मेरी टैगलाइन है मेरे रेडियो स्टेशन में, हंसी का धनी RJ सनी। आगे की जनरेशन में जैसे आपने बताया, तो इसमें कोई शक नहीं कि सेल्स वालों को छोड़कर एज अ कॉपी राइटर, एज अ RJ, एज अ प्रोमो प्रोड्यूसर या कोई भी अदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो AI नहीं कर सकता, सब कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है और उसकी लाइफ में जो चैलेंजेस है ना, उन्हें ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये सुनकर वो मोटिवेट होंगे और कहीं ना कहीं आगे ग्रो करेंगे। RJs को कंटेंट बनाने के लिए फील्ड में निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली बड़े ब्रांड्स के जो RJs होते हैं बहुत कम बाहर के आउटडोर्स पे जाते हैं विजिट पे। हेलो, गुड मॉर्निंग, 106.4 FM से मैं हूँ RJ सनी, आ गया हूँ आपके लोकल करनाल के अपडेट्स के साथ। आज मुझे मौका मिला है अपने रेडियो पर द अनटोल्ड लाइफ स्टोरी को रिप्रेजेंट करने का। जी हाँ, अनटोल्ड लाइफ स्टोरी, जो जितना जैसा इसका नाम है ना, उसमें कहानियां भी बहुत आपको यूनिक मिलेंगी। रेडियो हम सभी सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे एक आवाज होती है जो हमें और आपको एंटरटेन करती है। वैसे तो बहुत सी आवाजें होती हैं, लेकिन उन्हीं में से एक आवाज RJ सन्नी, जो आज हमारे साथ रेडियो ऑरेंज से। तो आज हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे उनके रेडियो का सफर कैसा रहा, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट करी। तो सनी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मुझे इनवाइट किया और ये मौका दिया। अरे मोस्ट वेलकम। सनी, जो ये आज का जेनजी है और ये जो रेडियो है, इसके बीच में अभी कुछ कनेक्शन बचा है या खत्म हो गया है? क्योंकि एक जो टाइम था रेडियो का, जो जैसे हमने बचपन में रेडियो सुना, कि जो आज का यूथ है उसके हाथ में मोबाइल आया, टीवी आई है, तो ये आज का यूथ ये सुनता रेडियो जेनजी? नहीं, बिल्कुल जैसा आप ये चीज कह रहे हो ना, क्योंकि हम अगर देखें, अगर हम जब बचपन में अपने रहे हैं तो सुबह स्कूल जाते समय रेडियो सुन रहे होते थे, मतलब ट्यून रहता था हमेशा, हर जगह दुकानों पे भी रेडियो मिलते थे। हाँ, बट आज के जनरेशन में क्या ना कि वो घर पे स्पेशली रेडियो चला के सुन नहीं रहा है उसको, कि स्पेशली घर पे उसने ट्यून किया या म्यूजिक सुन रहा है, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है, सारी चीजें नई नई आ गई हैं। मतलब अगर वो ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसने रेडियो कर लिया है। अभी आज के अब न्यू फोन्स भी जो आ रहे हैं तो उसमें वो फीचर नहीं है रेडियो वाला, FM हटा दिया गया। हाँ, हट ही गया है। तो एंड्रॉइड फोन्स में वो फीचर ही नहीं आ रहे हैं कि आप रेडियो सुन सकते हो। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे या कभी ऐसा कोई एक खास चीज अगर आ गई तो वो रेडियो पे सुन रहे हैं, नहीं तो फिर आज का जेनजी भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आई एम ऑल्सो अ जेनजी और मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सुनते हैं। जैसे आपने बताया ना कि आज के टाइम पे ना रेडियो, ऐसा नहीं कि रेडियो लवर है इसीलिए रेडियो है। जैसे हम लोग ना, बहुत सारे लोग अभी आपस में जब बात करते हैं, इस इंडस्ट्री में हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे यार, रेडियो सुनता कौन है आज के टाइम पर। बट अभी भी हम कहीं भी जाते हैं, अभी जैसे मैं रिसेंटली अभी गांव गया था, तो मैंने ऐसे ही कहा कि आई एम वर्क इन रेडियो, मैं रेडियो में काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, जो बोलते हैं, तो एक तो वो लोगों में एक वो एक्साइटमेंट है उन चीजों को लेकर कि यार लोग एक जो बोलता है अनाउंसर उसको सुनते हैं। दूसरा, रेडियो की अभी भी एक वो मोहब्बत जो है उसके दिल में कहीं ना कहीं है उसको लेकर, इसलिए लोग सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया ना कि आप और मैं भी उस जनरेशन के हैं, उस टाइम के कि चाय की दुकान पे भी वो रेडियो टंगा हुआ है, एक पान वाले की दुकान की टपरी पे भी रेडियो टंगा हुआ है। तो मतलब रेडियो जो है वो हमारे लिए हमेशा रहेगा, क्योंकि बहुत पुराना है, आज का नहीं है। हमारे दादा परदादा वो सुन के आए हैं, तो ये रेडियो कभी खत्म नहीं होने वाला। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि रेडियो की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं तो घट रही है, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, ये नहीं कह सकते हैं पॉपुलैरिटी घट नहीं रही है। देखिए, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बदल रही हैं। अब जैसे रेडियो आजकल डिजिटल पे आ रहा है, मतलब ये नहीं कह सकते कि रेडियो पूरा डिजिटल हो गया, बट हम रेडियो को प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ डिजिटली। मतलब हम डिजिटल के थ्रू हम रेडियो की अपनी प्रेजेंटेशंस को दिखा रहे हैं, रेडियो की आवाजें उस पर सुना रहे हैं, क्या क्या होता है बिहाइंड द हमारे स्टूडियोज में, हमारे रेडियो इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें हम इसमें प्रेजेंट करते हैं। तो बदला कुछ नहीं है, बस वही है कि टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती है, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि चेंजमेंट जरूरी भी होता है। बिल्कुल। अच्छा सनी, ये बताओ कि जैसे
आप अनटोल्ड लाइफ स्टोरी पे आए, क्योंकि हमारा लोगों का काम है कि हम लोगों की वो स्टोरी बताते हैं जो लोगों को, जो लोग ऐसे हैं जिनकी स्टोरी कहीं नहीं, मतलब लोग कम जानते हैं उनके बारे में। तो आपकी अनटोल्ड स्टोरी क्या रही है, As जो we all know, एज ए सनी कनौजिया जो है उसके पीछे की स्टोरी क्या, रेडियो जॉकी से पहले वाली लाइफ क्या रही है? जैसे ना मैंने फर्स्ट टाइम जब ये सुना था द अनटोल्ड स्टोरी, हाँ वो स्टोरी जो शायद बयां हम नहीं कर पाते कभी, हाँ, और वो हर किसी की एक जर्नी में होती है वो कहानी। मौका मेरी नहीं मिल पाता है, बिल्कुल तो नहीं, ये मैं होता मौका नहीं मिलता, और आज जो ये मौका मुझे मिला है, मैं चाहूँगा कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ। और जैसे अभी कुछ टाइम पहले, मतलब ये जर्नी मेरी बहुत पुरानी है, या कह सकते हैं कि 2012 से ये शुरू हुआ। है। हाँ बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स थे कि मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर एक पॉजिटिव थॉट था, एक पॉजिटिव मेरे अंदर जो स्पिरिट थी कि मुझे ये करना है, कोई भी सिचुएशन हो। लाइक एक हम वर्ड हमेशा सुनते हैं, मैं हमेशा उसको एक अपने में धारने की कोशिश करता हूँ कि कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनोस्थिति। सिचुएशंस बहुत डिफरेंट होंगी। आज की यूथ की जनरेशन बहुत ज़्यादा अपने को रिग्रेट करती है, जरा सी नेगेटिविटी को लेकर वो गिव अप कर देती है। मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किए हैं, ऐसी सिचुएशंस आई हैं। ऐसा तो क्या, अच्छा ये जो आपने बताया सुसाइड अटेम्प्ट किया, इसकी स्टोरी बताओ पहले आप। लाइक मेरी मदर की डेथ हो गई थी 2012 में। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी कि मतलब फादर उन फेज में थे, या वो ड्रिंक भी बहुत करते थे, मतलब वो उनकी सिचुएशन थी। बट ऐसी नेगेटिव चीज़ें कि बहुत सारे प्रेशर आना, या आपका मतलब करियर भी नहीं कुछ चल रहा है, तो मैंने दादर नगर क्रॉसिंग हो गई, उधर भी कोशिश की, और भी कई बार ऐसी कोशिशें की। बट मुझे ऐसा लगता था वो मेरी बेवकूफ़ी थी। मैं सारे यूथ जो भी सुन रहे हैं, मैं उनको बस यही सजेस्ट करूंगा, ऐसी कोई भी सिचुएशन में अपने को रिग्रेट मत फील करो, नेगेटिव मत फील करो, क्योंकि टाइम हमेशा बदलता है, टाइम एक सा नहीं रहता है। वो कहते हैं ना कि पानी अगर रुका है ना तो वो सड़ने लगता है। तो आप रुको नहीं, स्टेबल मत रहो, बहते रहो। जितना आप अपने पे काम करोगे, अपनी स्किल पे काम करोगे, आप ग्रो करते जाओगे। जैसे आपने जो अटेम्प्ट किया था, हम्म आई थिंक सुसाइड तो किसी को नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। तो उसके बाद जब आप मुड़ के देखते हैं अब, तो जैसे आपने बताया भी कि मैं सोचता हूँ कि यार कितना पागल था, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो जो अब है सन्नी कनौजिया, अब क्या है वो? अब बहुत चेंज है। अगर मैं बात करूं पिछले 6 सालों से, हाँ, मैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ था। लास्ट 6 मंथ इस जॉब से पहले, एज अ आरजे ज्वाइन करने से पहले, मेरे माइंड में एक थॉट था, मैंने कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई किया। मैंने बीपीओ में 1 महीने काम किया है, मैंने एक ऑफिस में भी काम किया है, उसके बाद मैंने फ्रंट ऑफिस के लिए भी ट्राई किया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने पैशन के लिए पैशनेट रहते हो, तो आपको चीज़ें खुद सामने से मिलती हैं। ऐसे थे 6 महीने कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही कानपुर में ही। कई सारी ऐसी चीज़ें थी कि मैं रात को जब 11 बजे लेटता था, तो मतलब देखकर सोचता था कि क्या यार सच में ऐसा है कि जॉब नहीं मिलेगी। बट नहीं, मेरे अंदर एक पॉजिटिव थॉट था कि नहीं सनी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है तेरे लिए, होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना, मिलेगा। और दैट आखिरी में जो हुआ वो ऐसा था कि मेरे लिए इनक्रेडिबल था वो। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मतलब सामने से मेरे को ऑफर आता है, ज्वाइन भी हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मैंने कभी नहीं सोचा था, वो हुआ। अच्छा मेरा एक ये क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे हम कुछ और भी आरजे हैं उनको देखते हैं, जैसे आरजे राघव हैं कानपुर से, तो उनकी एक पर्सनालिटी है कि वो गाना गाते हैं। नवेद हैं, हाँ मुर्गा बनाते हैं, और भी आरजे हैं जो कुछ प्रैंक करते हैं, हाँ, जैसे एक वो कार प्रैंक करते हैं। आपकी क्या पर्सनालिटी, आपने कुछ ऐसा सोचा कभी कुछ कि मैं कुछ लीग में कुछ ट्राई करूंगा, कुछ किसी नई लीग में, या ये जो लोग कर रहे हैं उसी को ट्राई करूंगा, कुछ ऐसा सोचा कभी? जैसे आपने बोला, पहली बात तो जिनके नाम लिए वो इंस्पिरेशन है, आरजे राघव से मेरी शुरुआत हुई थी हाँ। 2020 में, और उन्हीं के थ्रू ही ये सफ़र शुरू हुआ था। और जैसे आपने बोला ना कि सबके एक अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। हाँ। तो अब जैसे मेरा टेक्सचर, अब जैसे मेरी टैगलाइन है मेरे रेडियो स्टेशन में, हंसी का धनी आरजे सनी। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट वाला हूँ, मतलब मुस्कुराता मिलूंगा हमेशा आपको। तो मेरा जो कंटेंट रहता है वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। और एक जो मैं अभी जो रिसेंटली, अब ये जब सिचुएशन कोविड की आई थी, तब से मेरा ये हो गया है कि कोई भी अगर नेगेटिव फील कर रहा है, उसको अपने कंटेंट के थ्रू, या अपने वॉइस ओवर्स के थ्रू, या अपनी स्किल्स के थ्रू मैं कैसे उसको सामने वाले को खुश कर पाऊँ। और मेरा कंटेंट भी यही होता है, और मेरी पर्सनैलिटी भी यही है
कि मैं सामने वाले को खुश कर पाऊँ। ऐसा कुछ ट्राई करने का नहीं सोचा कि कभी किसी प्रैंक कॉल करना चालू? प्रैंक कॉल इन दिनों चल रही है और मतलब वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब क्या होता है कि अभी कई सारे अननोन नंबर्स आ रहे हैं कि सनी ये नंबर है और इस पे ट्राई करके इसका प्रैंक बनाओ। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने एक प्रैंक कॉल करी, जैसे हरियाणा के जो लोग होते हैं हाँ, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, थोड़ा सा पिंच करो आप वो अग्रेसिव हो जाते हैं। तो मतलब जब मैंने कॉल करी कि हेलो ये वो ऐसे करके, तो वो अब्यूजिंग लैंग्वेजेस उनकी शुरू हो जाती है। बट प्रैंक कॉल ये सिर्फ मोटिव होता है कि किसी सामने वाले को खुश करना, एक एंटरटेनमेंट का पर्पस। हाँ, और ये ऑडियंस पसंद भी करती है, और जो कानपुर में भी लोग पसंद कर रहे हैं वहाँ भी लोग पसंद कर रहे हैं। और अभी मेरी कोशिश है कि और उसको कैसे अपग्रेड लेवल पे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो चीज़ें हैं वो बहुत 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 अपग्रेड लेवल की हैं। तो आप कितना अपग्रेड करते हो, वो चीज़ मेरी कोशिश है कि मैं उसको और अच्छे से करूँ। ये जैसे सनी आप जो प्रैंक कॉल करते हैं, तो एक दो एग्जांपल बताओ जैसे कैसे करते प्रैंक कॉल, जैसे वैसे तो या मोस्टली कोई याद नहीं हो जो किसी को की हो अपने, उसने बहुत ज़्यादा चीज अच्छे करी। एक्सपीरियंस रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कई जगह मैंने देखा है कि स्क्रिप्टेड करते हैं, हाँ, बट मैंने कोशिश करी जब हम लोग ये शुरू कर रहे थे कि हाँ, प्रैंक कॉल शुरू करनी है, तो हमने सोचा कि यार जेन्युइन करेंगे। तो हमने जेन्युइन कॉलर्स को कॉल लगाई और उनसे ना कि अब जैसे टीज कैसे करना है। अब आपने पहले तो अपना नाम ही कुछ अजीब सा बताया कि मैं ये बोल रहा हूँ, टिन्नू बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं झुनझुन बोल रहा हूँ, मतलब अलग सा कुछ नाम एक क्रिएट कर दिया, फनी सा थोड़ा सा। हाँ, अब वो उसको बोला कि हाँ भाई क्या है बोलो। अब मैंने काम भी ऐसा बताया कि जो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसे कि आप उसको ऐसा क्रिएट करो कि वो बेचारा उलझन में रहे, वो कंफ्यूज रहे कि कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। वो उसी में टीज होगा, कंफ्यूज होगा, और वो हाइपर होगा, और हाइपर होगा तो गालियां देगा, और गालियों में लोगों को मजा आती है। बट हम उस जगह बीप लगाते हैं, क्योंकि गालियां हमें प्रेजेंट नहीं करनी है, सोसाइटी में भी अच्छा मैसेज देना है, हाँ, बिकॉज ऑफ हम ये एंटरटेनमेंट के पर्पज से कर रहे हैं। तो प्रैंक कॉल्स क्या होती है, मोस्टली मजा खुद को भी आती है, बस गालियां ज्यादा हम ही सुनते हैं, क्योंकि सामने से जो गालियां भर भर के आती हैं, क्योंकि वो गालियां हम सुन रहे होते हैं कि यार तुमने ये तेरी वो तेरी ये, मतलब मैं कहता हूँ यार इतनी गालियां सुन रहा हूँ, लेकिन ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पज से सामने वाला हंस रहा है, बस इसमें मजा आता है। ये जो गाली वाला क्रेज चला है, जैसे कि क्रिएटर है वो गाली देता है, जैसे अभी रणवीर अलाहाबादिया वाला कांड हुआ था, समय रैना ये आए थे, और कुछ एक बड़े यूट्यूबर हैं जैसे करीम नाटी और राउंड टू हेल, ये इनका मतलब कंटेंट ही गाली वाला है, ये गाली दे दिए बिना इनका कंटेंट नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गाली देना गलत है, जैसे भी आपने कहा कि गाली देने से वो अच्छा लगता है कि उससे मतलब एंटरटेनमेंट होते हैं, हाँ। तो वो चीज आपको सही लगती है गाली की गलत है? जैसे अब ये मैंने बताया ना कि गाली एंटरटेनमेंट का पर्पस है, बट हम उस जगह बीप लगाते हैं, हम उसे हाँ, सुनाते नहीं है। हाँ, और अभी रिसेंटली ये जो केसेस हुए क्रिएटर्स का, समय रैना और हाँ, भी जो क्रिएटर्स थे, हाँ, तो वो क्या है ना कि पर्पस जो उनका था कि एक तो डबल मीनिंग और ओपनली गाली तो कम, वो पूरा ओपन, जो शायद हमारी सोसाइटी, हमारी संस्कृति को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। और वो इतने अच्छे क्रिएटर्स जो लोग उनको रोल मॉडल अपना मानते हैं, रणवीर अलाहाबादिया जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते थे, उन्हें इतना सुनते थे, बट कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर को वो अलग डिफाइन करता है कि वो किस तरह से वो ये चीज़ें कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाली और डबल मीनिंग का सहारा लेके आप थोड़े से अच्छे उठ सकते हो, लेकिन ये सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता, क्योंकि हमें बच्चे भी सुन रहे हैं, हमें बड़े भी सुन रहे हैं, हमें बूढ़े भी सुन रहे हैं। तो एक इंस्पिरेशन नहीं बनोगे आप उनके लिए। तो ये कुछ मुझे तो ठीक नहीं लगता है गाली वाला। और मेरा ऐसा रहा है, पता नहीं परवरिश मेरी बचपन से ऐसी रही है कि मेरे मुंह से गालियों के वर्ड्स तो नहीं निकले हैं, ना मैंने कभी सीखी है, और बहुत अच्छा है कि मैं सीखूं भी ना, और इनका सहारा लेके आगे बढ़ना भी नहीं है। और जितने भी लोग ये गालियां देते हैं, जो सोचते हैं कि यार थोड़ी सी गाली दे के थोड़ा कूल सा बन जाएंगे, ऐसा, बट मुझे ऐसा लगता है ये बेकार है। एक टाइम बाद आप चल के कहीं ना कहीं ऐसे ही डिफेम होगे जैसे अभी ये क्रिएटर्स हुए हैं। तो सनी जैसे ये बताओ कि आप रेडियो पे जब शुरुआत कैसे करते हैं, आप गए, वो क्या रहे प्रोसेस क्या रहता है? क्योंकि एक बंद कमरे में अकेले जाके चिल्लाना ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। मतलब स्टूडियो में हम होते हैं पूरे राजा, हाँ, आपकी तबीयत खराब हो, वॉमिटिंग आ रही हो, कितनी भी सर्दी हो, गर्मी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरजे मतलब सुबह जिसकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, या इवनिंग शिफ्ट वाले को तो चलो ठीक है, लेकिन जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला होगा उसकी आवाज ऐसी एनर्जेटिक होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि आप कैसे हो कैसे नहीं। अभी सो के उठे कि हाँ, बीमार हो। तो अब क्या होता है कि आपकी एकदम एनर्जेटिक वॉइस, मतलब सामने वाला अगर सुने तो उसको कुछ फील हो। अब पता चला आप बहुत लो बोलोगे, हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग, तो वो थोड़ा सा वो सामने वाला भी बंद ही कर अरे देगा। यार ये खुदा ही वही चीज। मरा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रेडियो पे जाते हो, हाँ, तो आपको सुन रहे हैं जो लिसनर,
मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे कोई भी नहीं सुन रहा, लेकिन मेरी आवाज़ जो होनी चाहिए वहाँ से सामने वालों को ऐसे लगनी चाहिए कि वो तरोताज़ा हो जाए, वो सुनकर खुश हो जाए। तो कभी भी मेरा जैसे मेरी जो वहाँ पे होती है ड्यूटी, वैसे मेरे संडे की होती है, एवरी संडे 12 से 3 मैं ऑरेंज कैफ़े शो करता हूँ। तो मेरा हमेशा से होता है कि मैं जाता हूँ विद एनर्जेटिक वॉइस, और जाते समय भी मेरा शो एंड होता है तो भी मैं एक सोशल मैसेज के साथ विद एनर्जेटिक वॉइस, क्योंकि सामने वाला एनर्जी चाहता है, वो दिन भर सुन ही रहा है, वो बोर नहीं होना चाहता, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए विद एनर्जी। तो बस मेरा पर्पस भी होता है कि किस तरह से आप एनर्जी के साथ, अब जैसे मैं शो की शुरुआत करता हूँ, हाँ। तो नॉर्मल से कि अब जैसे सबका एक अलग अलग टेक्सचर होता है। सनी पहले अच्छा ये बताओ कि शो की शुरुआत कैसे करते हैं? जैसे आप मान लो आप ये अनटोल्ड लाइफ स्टोरी है, ये आपका रेडियो चैनल है, तो इसकी आप शुरुआत कैसे करेंगे? बिल्कुल, जैसे अभी अगर मैं अनटोल्ड स्टोरी का एक होस्ट करता, हाँ। हेलो गुड मॉर्निंग 106.4 एफएम से मैं हूं आरजे सनी, आ गया हूं आपके एक लोकल करनाल के अपडेट्स के साथ। आज मुझे मौका मिला है अपने रेडियो पर द अनटोल्ड लाइफ स्टोरी को रिप्रेजेंट करने का। जी हाँ, अनटोल्ड लाइफ स्टोरी, जो जितना जैसा इसका नाम है ना, उसमें कहानियां भी बहुत आपको यूनिक मिलेंगी। तो द अनटोल्ड लाइफ स्टोरी को सुनते रहिए, क्योंकि इसमें आपको कहानियों के साथ साथ अच्छे एक्सपीरियंस भी मिलेंगे। तो सनी ये सुन के काफी अच्छा लगा। तो अच्छा ये तो सनी, जैसे तुम इतनी मेहनत करते हो, सुबह वहां जाके बोल रहे, चिल्ला रहे, सैलरी कितनी मिलती? क्योंकि बात पैसों पे ही आती है। काफी पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं बताऊंगा कि सैलरी डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, हाँ। योर स्किल्स। अब जैसे मैंने एज अ सिटी जॉब ज्वाइन किया है, और मेरी जितनी डिमांड थी उतनी सैलरी है, मतलब और खुश हैं अच्छी है। आप? हाँ, मैं खुश हूँ। बाकी क्या होता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आप इस फील्ड में और अच्छा करने लगते हो, लाइक अब जैसे आपने कई फेमस आरजेस का नाम लिया, हाँ। आज वो मतलब इंस्पिरेशन तो है ही, बट वो सैलरीज में भी खेल रहे हैं। तो सैलरी डिपेंड ऑन योर स्किल्स, जितनी आप अपने अंदर स्किल जनरेट करोगे, जितना आप टैलेंटेड होगे अपने ब्रांड के लिए, अपने काम के लिए, उतनी आपकी सैलरी होगी। और सैलरी एक फिक्स्ड नहीं होती है, वो बढ़ती जाती है। ये ऐसी इंडस्ट्री है, कम नहीं होती कभी? कम नहीं होगी। कि मैंने कहा ना, जितना आप टैलेंटेड होगे, जितनी हाँ। आप अपनी स्किल्स को दिखाओगे, सैलरी आपकी उतनी यहाँ पे है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपकी सैलरी हाई से हाई भी हो सकती है। अब वहीं अगर आपकी स्किल्स कम होंगी तो लो से लो भी सैलरी मिल सकती है। सनी जैसे आजकल एक ये ट्रेंड चला है ना कि लोग पब्लिक प्लेस में जाके लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आई थिंक आप भी गए हैं, तो उसका कोई कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, कोई बुरा एक्सपीरियंस या कोई अच्छा एक्सपीरियंस कि कुछ लोगों ने तो आप अप्रिशिएट किया कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने दे तमाचे नहीं, होता ही है एक्चुअली। हरियाणा जैसे स्टेट में हाँ। ये डर हमेशा रहता है। जैसे अब आपने बात करी कि कंटेंट की, तो आरजेस को कंटेंट बनाने के लिए फील्ड में निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली बड़े ब्रांड्स के जो आरजेस होते हैं बहुत कम बाहर के आउटडोर्स पे जाते हैं विजिट पे। बट हमें क्या होता है कि ऑल्सो वी आर ब्रांड, बट क्या होता है कि बाहर जब आप जाते हो ना, तो एक अब सबसे पहले तो अपनी हिचक कम होती है। हाँ। कि आपको एक जो आपके अंदर का डर है वो कम होता है। वैसे तो आरजेस में डर होता नहीं चाहिए, लेकिन जैसे एक थोड़ा हल्का भी है। अब जैसे एक दो बार अभी रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन किया बस स्टॉप पे जाके पब्लिकली, कि डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। नॉर्मल जनरली मैंने जो स्टूडेंट्स थे मोस्टली, हाँ। उन स्टूडेंट्स का एक ऐसा एटीट्यूड, अब वो पता नहीं वहाँ की ऐसी थिंकिंग है, मेंटेलिटी है कि वो कैमरा साइड कर देना, नहीं मेरे को नहीं करना, धक्का दे देना। एक हिचक भी होती है शायद उनके अंदर, हिचक हाँ, कह सकते हैं हम। जैसे लोकेलिटी का, अब जैसे दिल्ली वगैरह में ये चीज नहीं है। हाँ। हो सकता है वो शहर के हिसाब से वो है। अब जैसे वहाँ पे कई ऐसी जनरेशन है कि हम उनसे पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक बहुत जनरल क्वेश्चन हुआ तो ठीक है वो जवाब दे दिया, बट मोस्टली ऐसा होता है कि जवाब देने से हिचकिचाते हैं। और जब भी मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि सनी बाहर जाके कवर करना है, तो मन में मैं एक बार दो बार सोचता हूँ कि यार बाहर जाना है, ये चीज करनी है, कैसे होगा, बहुत बड़ा चैलेंज है। बट निकलते हैं, कहते हैं ना कि वो युद्ध के क्षेत्र में निकलते हैं, और फिर देखते हैं होगा क्या। कि जब वो क्लीन सर्दी आया तो फिर मार से क्या डरता है। हाँ, मतलब अब क्या है ना कि मतलब वो चैलेंज लगता है बहुत बड़ा। हाँ। क्योंकि आउटडोर विजिट पे जाना और लोगों को कवर करना, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। चलो मेरी थिंकिंग है कि मैं बोल रहा हूँ, आपकी थिंकिंग है आप बोलोगे, बट सबके अंदर वो चीज नहीं है, हर कोई नहीं करता है। तो ये चीज है, बट वो सिटीज के अकॉर्डिंग चेंज होता है, क्योंकि सबकी थिंकिंग और लोगों मेंटालिटी। के भी अकॉर्डिंग चेंज होता है कि लोग कहाँ पे रहे, कैसे हैं। हाँ, बट डिपेंड करता है ना कि वो हाँ। हमारी कल्चर पे भी। और अब बहुत सारे लोग हैं बोलने से हिचकिचाते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि उनके अंदर एक थोड़ा सा शाइनेस होती है कैमरा फेसिंग को लेकर या अदर चीजों को, इस वजह से। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप गए, कुछ गिफ्ट वगैरह लेके गए, तो लोग आ गए? हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। गिफ्ट अगर अभी मेरे पास गिफ्ट तो सामने बंदे दूंगी, मैंने एक क्वेश्चन पूछना, हाँ हाँ पूछ लो, गिफ्ट देंगे मिलेगा। आप। अब जैसे हमारे पास कई बार पासेस आते हैं कॉन्सर्ट्स के, या कोई भी हमारे पास कोई भी एक्टिविटी के पासेस हैं, सपोज डांडिया नाइट है या कोई पार्टी के,
तो हमने वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट करने जाना है। तो ये हमारे पास सबसे अच्छा मौका होता है कि क्वेश्चन पूछो कि हमारे पास 5 पासेस हैं, ये 4 लोगों का ग्रुप है, अगर किसी ने ये जवाब दिया सही तो उसको ये हमारे तरफ से पास मिलेगा, ये एंट्री फ्री है, ये मतलब ऐसे करके अट्रैक्शन एक तरह से हो जाता है उन चीज़ों को लेकर, और वो तुरंत अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो गिफ्ट एक अहम रोल है अगर हम बाहर जाते हैं, और हमें लगता है कि गिफ्ट अच्छी बात है, देनी गिफ्ट चाहिए। लेके जाओ, मार कम पड़ती है। हाँ। चलो सन्नी, ये तो हो गया आपकी करियर की बातें। अच्छा ये बताओ, पर्सनल लाइफ में गर्लफ्रेंड है? काफी पर्सनल हो गया वैसे। नहीं, गर्लफ्रेंड क्या, वो स्कूल लाइफ में जो चलता है हमेशा, हर किसी की लाइफ में होता है। 12th में थे, हाँ। तो नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, एक अर्चना नाम की, कर ही देता हूँ, अर्चना नाम की लड़की थी। तो हम लोग क्लास से लौटते थे तो तभी वो था, बट अब स्कूल उसमें घर पे मार पड़ेगी? नहीं, वो बाहर से कहीं से थी, वो यहाँ पढ़ती थी। अच्छा। तो ये था कि उस समय हुआ, बट उसके बाद ना धीरे धीरे जब स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज में आए, तो स्कूल के बाद ही हमारा बोर्ड के एग्जाम्स के बाद साथ ही वो खत्म हो गया। बट जब फिर अब ग्रेजुएशन में है तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, कई बार लोगों से अटैचमेंट रही है, एक और से थी, उसको भी मैंने सामने से ऐसे बोल दिया, बट शी से इन मैसेज कि सनी आपने मुझे बड़ा हर्ट किया। तो उसके बाद से मेरी हिम्मत नहीं हुई है। ऐसा क्या कह दिया था जो मतलब मैंने कहा आई लाइक यू, मतलब मैं पसंद करता हूँ, बट सामने से वो जो था रिप्लाई वो ठीक नहीं था। और भी मैं अटैचमेंट तो है वैसे कई लोगों से, बट मैं मेरी हिम्मत नहीं पाया, कह नहीं, मैं कह पा भी नहीं रहा हूँ अब। तो मुझे ऐसा लगता है डर बैठ गया कि फिर ना। हाँ, बट अभी पिछले 2-3 सालों में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप या ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरा पूरा फोकस मेरे करियर पे, मतलब वही अभी मेरे को दिख रहा है कि यही, इसी से मेरी शादी हुई है, इसी यही मेरी गर्लफ्रेंड है, बस इसी, यही सब कुछ है अभी। वो जो मैक है वही गर्लफ्रेंड है, बस यही गर्लफ्रेंड है, यही करियर मेरा सब कुछ है फिलहाल के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप इसको सब कुछ बना लेते हो तो ये आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। नहीं तो गर्लफ्रेंड भी हिम्मत देती है ना कभी कभी। नहीं, बट अगर आज की सिचुएशन को देखें तो वो सिचुएशन बहुत कम, मतलब 0-1% मिलेगी आपको। तो एक वो अंदर से वो जो होती है, क्या कहते हैं उसको, उम्मीद, हाँ, कि वो जो 0.1% है वो हमें ही मिलेगी। मैं सही बताऊं तो अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के थ्रू मैं यही कहूंगा कि देखो, आई एम सिंगल, कोई हो तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। तैयार बैठे हैं। मैं रोज बैठा रहता हूं, मैं मतलब व्हाट्सएप पे सोचता हूँ यार कोई तो पर्सनल एक मैसेज कर दे, मतलब आई एम वेटिंग, मतलब इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, इतने सारे, मैं सोचता हूँ यार कोई तो एक मैसेज किसी का पर्सनल आ जाए। मतलब यार मैं सोचता हूँ यार क्या ही लाइफ है, इतनी एंटरटेनिंग जॉब है, इतनी अच्छी चीजें मिल रही हैं, मैंने कहा लाइफ में रिलेशनशिप नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज नहीं है कल तो होगी, मतलब उम्मीद नहीं आनी चाहिए। मतलब बस सामने जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बस मैं उनसे यही कहूंगा कि हो तो कोई आ जाओ। जरूर आएगी। सनी, हम अपने वीडियो के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन रह गया, शायद पूछना भूल गए थे, कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी? रेडियो जॉकी, उससे पहले क्या था सनी कनौजिया? बहुत डिफिकल्ट थी मुझे। इंटरेस्ट तो मतलब बचपन से था, 2012 की बात होगी। कानपुर में एक ऑडिशन हो रहा था, फिल्म अंत की ओर, शॉर्ट फिल्म था, भदौरिया गेस्ट हाउस जो कि फजलगंज में पड़ता है। हाँ। तो उस समय मतलब ना तो पैसे मिलते थे ना कुछ, तो लेकिन एक्टिंग का क्रेज और ये मतलब एंटरटेनमेंट फील्ड का जो क्रेज था वो उस समय से ही था। तो जब टाइम्स ऑफ इंडिया में ना जैसे बॉलीवुड पार्टीज की पिक्चर्स आती थी, तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स, तो उनको कट करके पेस्ट करना, वो मेरे को बड़ा शौक था। वो मैं देखता था ना, एक कहते हैं वो पता नहीं स्टारडम या कहीं वो एक मन में विजन आता था उस चीज का। करते 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 2012 के बाद जब मैंने कॉलीवुड अकेडमी, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हुए, मैंने वहां पे ज्वाइन किया, तो ये हुआ कि इतनी हाई फीस, तो एक्टिंग कोर्स तो करना मुश्किल था। तो थिएटर मैंने स्टार्ट किया आफ्टर 12th, 2018 के बाद कानपुर में ही थिएटर शुरू किया। 2019 के बाद 2020 तक मैंने थिएटर स्टेज शोज किए कानपुर में। उसके बाद जब कितने शो किया आपने स्टेज शो? अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मैंने एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर मैंने किए हैं। और उसके बाद थिएटर प्ले में जैसे म्यूजिक देना हुआ, या बैक स्टेज हम लोग बैकग्राउंड आर्टिस्ट भी काम करते हैं, कई सारे उसमें अलग अलग होते हैं कैरेक्टर्स, तो वो सब हम करते रहे। बट एज एन जैसे जो एक्टर काम करते हैं स्टेज पे, वो मैंने 7 to 8 प्ले किए। क्योंकि पैसे मिलते थे वहाँ पे? सब सारे प्ले में तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ में मिलते थे। क्योंकि जो मेरा पहला प्ले था सादत हसन मंटो का, 2019 में हुआ था, उसके लिए मुझे पहला एक चेक मिला था 3000 का, और वो मेरी लाइफ का पहला स्टेज शो था, पहला प्ले था और पहली इनकम थी। तो वहां से शुरुआत हुई और एक क्रेज वहां से आया कि यार थिएटर थिएटर।
बट एक टाइम बाद वो भी, क्योंकि पैसे मिलते नहीं थे घर से, आप कितना इन्वेस्ट करोगे, टाइम इन्वेस्ट करना इज बेटर, बट मनी नहीं आप कर सकते हो लेकिन इतना एक टाइम के बाद टाइम ही मनी हो जाती है। हाँ, तो वो शुरू करते करते जब कोविड लगा, हाँ। तो कोविड में तो कुछ नहीं था, बट मुझे वहां से किसी ने बताया कि यार वो वॉइस ओवर्स के थ्रू ना इनकम होती है। अब कोविड के टाइम पे तो जहां से भी पैसे आ जाए रख लो, तो ऐसे था कि सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाए इसको, तो मैंने वॉइस ओवर्स शुरू किए। अब ये था कि वॉइस ओवर्स होते कैसे हैं कैसे नहीं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं, मैंने फ़ोन से यूट्यूब से सीख सीख के किया। 2024 तक मैंने वॉइस ओवर्स किए, फ्रीलांस किए, अदर कंट्रीज के भी वॉइस ओवर्स आते थे वो भी किए, मतलब जो भी हो पा रहा था कानपुर जो लखनऊ भी से, जहाँ से काम मिल रहा था कर रहा हाँ था। हाँ वो कर रहा था। फिर रेडियो, जो मैंने बताया कि सबसे पहले रेडियो यहाँ पे मौका मिला कानपुर में ही, फिर इंटर्नशिप करी, आफ्टर इंटर्नशिप फिर एज आरजे यहाँ पे मौका मिला। तो मतलब इट्स वेरी 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 स्ट्रगलिंग फेज इन माय लाइफ। बताने में छोटा लग रहा है लेकिन आपने वो चीजें नहीं, फेस अब करी। कह सकते हैं ना कि वो मैंने जब लखनऊ टू कानपुर ट्रैवल किया, मैं जब सोचता हूँ कि यार वो रात में आते थे इतना लेट नाइट, सिर्फ 500 रुपए के वॉइस ओवर के लिए, मतलब आप हम 1.5 घंटा 1 घंटा वॉइस ओवर कर रहे हैं, उसके 500 रुपए मिलते थे, और वो उस 500 रुपए के लिए मैं ट्रैवल करता था 120 रुपए लगा के बस से, तो कितना ही बचता होगा। बट एक मन में एक वो स्पिरिट थी और पैशन भी था उस चीज का, तो कोई वो दिखा नहीं, पैशन में हो जाता है आपका। हाँ। अगर आपको पैशन है तो आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पैशन, मेरा डेडिकेशन, और वो सभी में होना चाहिए, और जो आज किसी एक मुकाम पर हैं, उनका पैशन और डेडिकेशन ही उनको वहां तक ले गया है। क्योंकि जब आपके अंदर ये स्पिरिट होती है कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ पाना है, तो उसके लिए आप मेहनत भी उसी लगन, उसी मेहनत से करते हो। तो अभी आपने जैसे वॉइस ओवर, अभी आगे उसका कुछ सोचा है कि जैसे मूवी डबिंग में या हम्म, जो हॉलीवुड की होती हैं, तमिल मूवी होती हैं, डब होती हैं, उसमें वॉइस ओवर करने का, जैसे क्योंकि संकेत मात्रे का नाम सुना होगा, वो जैसे फेमस है, ऐसा कुछ सोचा कभी ट्राई करने का भी? इट्स माय ड्रीम। मुंबई मेरी ड्रीम सिटी रही है, बट वही है ना कि हम छोटे शहरों से हैं। हाँ। मतलब मैंने जब शुरू किया तो एक तो ना तो एक्सपीरियंस इस चीज़ का, कानपुर से रह के भी और लखनऊ से मैंने जो छोटा मोटा काम किया, अब क्या है कि कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, और अभी भी मेरा विजन रहता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सच बताऊं, मैं एज अ आरजे भी आज काम कर रहा हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ मुझे कुछ नहीं आता है, लिटरली। हम सभी सीख रहे हैं वैसे तो। सीख रहे हैं, बट मेरा विजन है, क्योंकि अभी भी मैं कभी भी कोई काम करके देता हूँ ना, मेरे को डाउट रहता है यार ये चीज अच्छी गई है कि नहीं। मैंने वॉइस ओवर किया है, मेरे को डाउट रहता है पता नहीं अच्छा है, लग रहा है कि नहीं, क्लाइंट को अच्छा लगेगा कि नहीं, तो खुद से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। बट अब जब ये सारी चीजें हुई, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है अभी। अच्छा, जैसे आप मतलब वॉइस ओवर करते थे, तो अभी आपको जैसा दिखा सकते हो कोई एक मूवी का सीन जो आपको लगता है कि अगर ये मैं डब करता तो आई थिंक बहुत उससे बेटर कर सकता था, या बेटर नहीं अपने आप में बेटर कर सकता था, ऐसा कुछ? बिल्कुल, जैसे हम सभी ने कार्टून देखा होगा Ben 10, हाँ। जिसको संकेत मात्रे डब करते हैं। हाँ। और वो हम उनको बहुत सुनते हैं, उनको हो गए राजेश कावाजी हो गए, तो ये सारे लोग हैं इनको सुनते रहे हैं। बट मेरा एक ड्रीम जैसे रहा है ना, मूवी का एक कैरेक्टर प्ले करना, हाँ। वो हमेशा से रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि हैरी पॉटर की कोई अगर सीरीज आए भी नेक्स्ट, जो भी, क्योंकि हम तो सारी पुरानी देख चुके हैं। हाँ। मेरा ड्रीम है, क्योंकि हैरी पॉटर मैंने इतनी बार देखी है, तो उसी का कुछ हो जाए कोई सीन एक। हाँ, सीन जैसे अब बताया हैरी पॉटर, हाँ। तो मैंने लास्ट देखी थी 2016 में। हाँ। तो हैरी पॉटर का जो कैरेक्टर है, तो वो जैसा है ना कि बड़ा हेल्पफुल वाला, सबकी मदद करने वाला, क्योंकि सेम मेरे अंदर वो कैरेक्टर है। तो आवाज तो मैंने वही बोला ना कि मैं एकदम परफेक्ट भी नहीं हूँ, अगर मेरे को मिलेगा मैं अपना 100% दूंगा उस चीज को, और ऐसा मौका मिला नहीं है, और जब मिलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रूफ करने का भी बहुत बड़ा अच्छा मौका होगा, तभी शायद मैं प्रूफ भी कर पाऊंगा। बट अभी भी मैं लर्निंग फेज में हूँ, मैं सीख रहा हूँ। सनी, कुछ एक जो आपको लगता है कि ये चीज, ये वॉइस ओवर मैंने बहुत अच्छी से करी थी, उसको कुछ सुनाओ, या जो आपको अपने मन से लगता हो, कोई मूवी का सीन है जैसे, या जैसे पुष्पा मूवी का सीन कोई, तो कुछ सुनाओ। अच्छा, जैसे ना अभी वॉइस ओवर जब भी हम सुनते हैं, तो बचपन से हम सभी ने ट्रेन के अनाउंसमेंट सुनते आ रहे हैं, तो वो मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे तो वो अब तो सब ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड वॉइस चलती है। अब जैसे मैं दिल्ली मेट्रो में भी कभी जब ट्रैवल करता हूँ, तो वो नारंग जी की आवाज है, तो वो मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो मैं कहता हूँ यार ये आवाजें कैसे बनती हैं। या स्टेशन पे जैसे आप अनाउंसमेंट सुनते हो कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 00153 कानपुर से चलकर गया के रास्ते छपरा को पहुंचने वाली छपरा
उत्सर्ग एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। तो वो ना मतलब वो बड़ा, अब जैसे आकाशवाणी का जब आपने कभी सुना हो टीवी में थे हाँ कि वो बड़ा ना पोलाइटली बोलते थे, अभी अब रेडियो में तो बड़ा एनर्जी और टीवी में भी अब तो हाँ। अनाउंसर्स की हाँ जैसे बोलते पूछता है भारत, तो वो मतलब किस तरह से अब तो अलग अलग एंकर्स आ गए। मतलब जब वो पहले की नमस्कार, ये है आकाशवाणी का कानपुर केंद्र और आप सुन रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर गाना लता मंगेशकर की आवाज में। तो वो ना बड़ा स्टेबल होके, तो मेरे पोलाइट को हो गया एकदम हाँ से मतलब कहते थे। मैंने प्रोफेशनली कोई अभी डबिंग वैसे नहीं की, बट मेरे को ना ये चीजें बड़ी अच्छी लगती थी कि जो अलग अलग की जैसे फोन पे द नंबर यू आर ट्राइंग टू करंटली स्विच ऑफ प्लीज ट्राई लेटर, तो मतलब वो अलग अलग एक तो अब स्टाइल। तो ये जो है वॉइस ओवर वगैरह अब तो इसको एआई खा गया है। हम्म अच्छा, एआई से मेरा एक सवाल ये है आपसे कि जैसे एआई हर जगह आ रहा है, हाँ तो अब तो कुछ टाइम बाद आई थी, मुझे लगता है कि रेडियो जॉकी भी हम्म उनका भी काम थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, एआई खा हम्म। जाएगा जॉब उनकी। तो इसमें आपको खतरा नहीं लगता कुछ ऐसा? खतरा हर जॉब में है जब से एआई आया है, आई हाँ। थिंक हमने सुना है, क्योंकि अब तो इंडिया में बहुत अच्छे से कवर कर रहा है। तो कुछ हर टाइम फील्ड में बाद, एआई आ गया। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने कुछ टाइम पहले सुना था हाँ, कि आई थिंक एलन मस्क थे या फाउंडर थे किसी बड़ी कंपनी के, हाँ, उन्होंने मोस्टली एम्प्लॉयज को हटा दिया बिकॉज ऑफ एआई, क्योंकि वो एआई काम करेगा उन एम्प्लॉयज की जगह। और आगे की जनरेशन में जैसे आपने बताया, तो इसमें कोई शक नहीं कि सेल्स वालों को छोड़कर एज अ कॉपी राइटर, एज अ आरजे, एज अ प्रोमो प्रोड्यूसर या कोई भी अदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एआई नहीं कर सकता, सब कर सकता है। और ये हमारे लिए, हमारे कहते हैं ना जनरेशन के लिए बहुत खराब चीज़ है जो आगे आने वाली है। मतलब अच्छी चीज़ है बट एक कहीं ना कहीं खराब भी है, जिसमें हमारे लिए चीज़ें चली जाएँगी, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे लिए मौका है वो नहीं मिलेगा। तो सनी आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, आई थिंक आपको भी अच्छा लगा होगा। सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि द अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के बारे में हर कोई जानता है और इस पर अपनी कहानी बताने का पर्पस सिर्फ इतना है ना कि जो इस इंडस्ट्री में शुरुआत कर रहे हैं, देखिए चैलेंजेस तो हर इंडस्ट्री में है, हर कुछ भी कर लो। किसी की लाइफ में ऐसा, मतलब सबकी लाइफ में ये चैलेंजेस हैं। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है इसको रिप्रेजेंट करना और लोगों के सामने लाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है और उसकी लाइफ में जो चैलेंजेस है ना, उन्हें ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये सुनकर वो मोटिवेट होंगे और कहीं ना कहीं आगे ग्रो करेंगे। बाकी देखो, द अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के जितने भी व्यूअर्स हैं ना, मैं बस उन सभी से यही कहूंगा कि आप इतनी सारी वीडियोस इस पर देखते हो, इतने ज्यादा मोटिवेशनल लोगों को सुनते हो, लेकिन एक चीज मैं आपसे बस यही कहूंगा, सुनकर इसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व भी करो और हाँ, इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि यहाँ से आप सुनकर सीखकर आगे ग्रो भी करोगे और सीखोगे भी। तो थैंक यू द अनटोल्ड लाइफ स्टोरी जिन्होंने मुझे मौका दिया। बाकी आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करके इनकी स्टोरीज को देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।